तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे दस्तावेज के बारे में। अगर उसको साबित करना है तो सिर्फ उसी दस्तावेज के माध्यम से साबित होगा, उसके लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे सेक्शन 94 और सेक्शन 95, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था, सेक्शन 91 और 92। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इसी सेक्शन के बारे में, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 क्या बात करता है, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, यानी कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। यानी ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जा रहा है किसके माध्यम से, दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के माध्यम से। यहाँ पे कहता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर आपने दस्तावेज के रूप में लिख लिया, दस्तावेज के रूप में आपने बना लिया, तो उसको आप केवल डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही साबित कर सकते हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस या तो सेकेंडरी एविडेंस। इसमें दोनों चीज़ बताइए। मेनली जनरली क्या बताया गया है आपका कि प्राइमरी एविडेंस से ही साबित होगा, लेकिन कुछ कंडीशन जो धारा 60 में बताई गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की धारा 60 में देखो तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई जहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो। अगर उन कंडीशन फॉलो होती है तो आप सेकेंडरी एविडेंस भी यहाँ पे दे सकते हो। बट यहाँ पे कहता है कि ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अब यहाँ पे जो सेक्शन 94 से लेकर 103 तक में प्रोविजन किया गया है, तो इसमें सेक्शन 94 ये बात नहीं करता कि ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। 95 यहाँ पे कहता है, 95 क्या कहता है कि ओरल एविडेंस आप नहीं दोगे। किस चीज़ के लिए, जो अगर आपने दस्तावेज के रूप में किसी भी संविदा को, अनुदान को या संपत्ति किसी भी अन्य डिस्पोजल किया है, उसके अगर निबंधन को आपने दस्तावेजी फॉर्म में लिख लिया है, तो यहाँ पे आप केवल दस्तावेजी के माध्यम से साबित कर सकते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन आता है आपका सेक्शन 94। पहले सेक्शन 91 हुआ करता था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने वाले में, 1872 वाले में। अब यहाँ पे सेक्शन 94 कर दिया गया है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तो संपत्ति के अन्य बेन, इसमें 3 चीज़ों का बताया गया है मेनली, ठीक है ना। पहला कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, ठीक है, या फिर आपने अनुदान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार से दान देना, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ग्रांट कर देना, दे देना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। या फिर संपत्ति के अन्य बयान में क्या जाता है, हो सकता है आपने मॉर्गेज किया हो, किसी को बंधक रखा गया हो, गिरवी रखा हो, ये सारी चीज़ें की है। और इन सारी चीज़ों की आपने क्या, निबंधन क्या कर लिया है, एक लेखबद्ध रूप में कर लिया है, लिखित रूप में कर लिया है। यानी कि जो आप इनकी शर्तों को क्या कर लिया है, एक लिखित रूप में आपने फॉर्म में बना लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको साबित करना है तो आप केवल दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत करेंगे, ओरल एविडेंस यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। अब इसको पहले डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। तो डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे देखें, सेक्शन 91 को देखें, 94 को देखें। यहाँ पे कहता है कि जब कोई शर्त या निबंधन, क्या या तो शर्त या फिर आपने जो निबंधन बनाए होंगे संविदा के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अनुदान किया है आपने तो उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ शर्तें लिखी होंगी। संपत्ति के अन्य बयान किया है आपने, जैसे टीपी एक्ट में चले जाइए, आपने सेल किया, ठीक है, या फिर आपने मॉर्गेज किया, या फिर आपने किसी को पट्टे पे दे दिया, उसके बारे में आपने जो कंडीशंस लिखी है, संपत्ति के आपने बयान किया है, किसी तरीके से अंतरण कर दिया। तो अगर इन तीनों तरीकों में से किसी में भी आपने जो कोई शर्त जो आपने बनाई है, निबंधन जो बनाई है, उसको क्या किया है, आपने दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया। यानी कि आपने किस तरीके से राइटिंग में कर लिया इसको। अगर राइटिंग में अगर कर लिया है, दस्तावेज के रूप में आपने लेखबद्ध कर लिया है, या फिर अगर ऐसी जो संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के बारे में अगर लॉ ने ऐसा बोला है कि आपको जो शर्तें हैं, निबंधन जो भी है, इसकी कंडीशंस जो भी है, अगर उसको लिखित रूप में ही करना है, लेखबद्ध रूप में ही करना है, अगर विधि द्वारा रिक्वायर्ड है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको ये सारी चीज़ें साबित करनी हो, संविदा साबित करना हो, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान साबित करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप स्वयं उस दस्तावेज को प्रस्तुत करेंगे। यानी कि जिस दस्तावेज में आपने शर्तें लिखी, निबंधन
निबंधन लिखी हैं, ठीक है, जिस दस्तावेज में आपने संविदा को बनाया है, जिस दस्तावेज में आपने अनुदान किया, जिस दस्तावेज के माध्यम से आपने बयान किया है संपत्ति का, तो उस दस्तावेज को ही आप पेश करेंगे, अन्यथा कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं देंगे। दैट मीन्स कि आपको प्राइमरी एविडेंस ही पेश करना पड़ेगा। प्राइमरी एविडेंस का मतलब जो अगर आपने दस्तावेज के रूप में बना लिया तो दस्तावेज ही पेश करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसके अपवाद हैं। अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद क्या कहता है कि उन दशाओं में, पहला अपवाद कहता है उन दशाओं में जिनमें धारा 60 के उपबंधों के द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। यानी कि अगर आपने प्राइमरी एविडेंस, चलो ठीक है प्राइमरी एविडेंस आपके पास नहीं है, लेकिन आपकी जो संविदा वगैरह जो आपने की है, अगर उसको साबित करने के लिए आप अगर सेक्शन 60 में फॉल कर रहे हैं, सेक्शन 60 के कंडीशंस में फॉल करते हैं, तो आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। प्राइमरी एविडेंस की एक एक्सेप्शन हो गया ये। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, लोक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में है कि कोई पर्सन जो है वो उसकी लोक नियुक्ति है या नहीं है। अगर मान लीजिए उस लोक अधिकारी की नियुक्ति जब यह मान लीजिए दर्शाया गया या दिखाया जाता है कि उसने ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य किया है, ठीक है, यहाँ पे कोई लोक अधिकारी जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट आता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई पुलिस वाला चालान पेश करता है, तो और वहाँ पे जब चालान पेश कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है एक लोक अधिकारी के रूप में, ठीक है, लोक सेवक के रूप में वो क्या कर रहा है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है। तो वहाँ इससे ये नहीं मांगा जाएगा कि भाई तुम्हारी नियुक्ति किस दस्तावेज के माध्यम से हुई है उसको ला के पेश करो। भाई सामने उसको दिख रहा है, अगर उस पदी हैसियत में वो कार्य कर रहा है तो उसको एक लोक अधिकारी माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर तीसरा यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, तीसरा बात यहाँ पे कहता है जिन विलों को प्रोबेट मिला हुआ है, जैसे अगर कोई वसीयत बनाई गई है और वसीयत में कोई जब डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में मामला चला जाता है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो वहाँ पर उस वसीयत के बारे में जब निर्णय दिया जाता है तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये जो वसीयत है ये किसके पक्ष में जा रही है। अगर यहाँ पे प्रोबेट दे दिया गया तो उसको प्रोबेट कहा जाता है, ठीक है ना, जिसमें सर्टिफाइड रहता है, न्यायालय की सर्टिफाइड एक कॉपी होती है, ठीक है ना। जो प्रोबेट होता है ना एक सर्टिफाइड कॉपी मानी जाती है, यानी कि जो आप जैसे नकल निकलवाते हैं किसी भी विभाग से या फिर न्यायालय से, तो जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उसी तरह ये एक प्रोबेट भी सर्टिफाइड कॉपी होती है जिससे सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहता है कि अगर ये ऐसे बिल में प्रोबेट मिला हुआ है तो उस प्रोबेट के माध्यम से साबित किया जा सकता है, बिल को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल कुछ प्रस्तुत जो ओरिजिनल बिल है अब उसको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है इस बिल को प्रोबेट के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म। आई होप आपको ये डायग्राम के फॉर्म में समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं बेयर एक्ट में, ठीक है। बेयर एक्ट में अगर आप देखोगे तो सेक्शन 94 यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या कहता है कि दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों का साक्ष्य। अब देखिए, अब यहां पे कहता है जब किसी संविदाओं, अनुदानों या संपत्ति के बयान का निबंधन, ठीक है, निबंधन नहीं हो, यहाँ पे निबंधन होगा, निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों। जैसे कि मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताया कि जो उसके निबंधन थे, निबंधन मतलब जो शर्तें थी उसको क्या किया गया है, दस्तावेज के रूप में लिख लिया गया है, एक पूरा दस्तावेज बना, डॉक्यूमेंट बना लिया गया है। किसके? या तो जब आपने संविदा की होगी, जब आपने अनुदान यानी ग्रांट किया होगा किसी व्यक्ति को कुछ चीज़, या फिर संपत्ति का डिस्पोजल किया होगा किसी भी माध्यम से, चाहे आपने उसको सेल किया हो, मॉर्गेज किया हो, या फिर किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड करवाया हो, किसी के नाम पे करवाया हो, ठीक है। अगर आपने संपत्ति का बयान किया है या अनुदान किया है या संविदा की है, और इन तीनों कंडीशन में या फिर तीनों में से किसी भी कंडीशन में अगर आपने उसके जो निबंधन है, उसके शर्तें हैं, आपने क्या कर लिए, दस्तावेज के रूप में अगर लेखबद्ध करवा ली है ना, उसके कंडीशंस जो भी है लेखबद्ध करवा ली है, तो वहां पे आपको उन सभी दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित, यानी कि एक कंडीशन तो ये होगी कि अगर आपने संविदा, अनुदान या संपत्ति का बयान किया,
ठीक है, या और दस्तावेज के रूप में आपने लेखबद्ध कर लिया। दूसरी कंडीशन ये भी कहता है कि साथ ही साथ उन सभी दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित हो, यानी कि लॉ द्वारा रिक्वायर्ड हो कि अगर कोई बात अगर आप कर रहे हो तो उसको आप दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के धारा 17 के तहत आपको उसमें रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा विधि कहती है, ऐसी लॉ कहती है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और दस्तावेज के रूप में आपने बनवाया मान लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17, अगर उसमें बताया गया कि रजिस्टर्ड करवाना तो आप सिर्फ दस्तावेज को ही रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अगर आपने ओरल एग्रीमेंट किया है तो ओरल एग्रीमेंट को तो आप रजिस्टर्ड करवा नहीं सकते, क्योंकि मुंह जुबानी रहती है, उसको क्या रजिस्टर्ड करवाओगे। तो यहाँ पे दस्तावेज ही रजिस्टर्ड होगा ना, और दस्तावेज अगर रजिस्टर्ड हो रहा है तो यहाँ पे कहता है कि ऐसी संविदा या अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधनों या फिर ऐसी कोई बात जिसे विधि द्वारा अपेक्षित की गई है कि लेखबद्ध किया जाए, अगर इसको आपको साबित करना है, अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो प्राथमिक साक्ष्य देंगे, प्राइमरी एविडेंस। ये जनरल रूल है कि आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि यदि मान लीजिए धारा 60 के तहत अगर द्वितीयक साक्ष्य देने के अगर आप इंटाइटल हैं, द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल हैं आप, ठीक है ना, आपका जो कंडीशन सेक्शन 60 में फॉल होती है तो आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें बताई है। क्या कहता है, या तो आप प्राइमरी एविडेंस देंगे या फिर आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे, इसके अलावा कोई भी एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि या तो प्राइमरी साक्ष्य दे सकते हैं, या यदि मान लीजिए प्राइमरी साक्ष्य नहीं है और सेक्शन 60 के तहत यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस के लिए इंटाइटल हो जाते हो तो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। इसके अलावा आप अन्य किसी भी यहाँ पे साक्ष्य के माध्यम से इसको साबित नहीं कर पाएंगे। तो अन्य साक्ष्य कौन सा होगा, अन्य साक्ष्य यही होगा भाई कि ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते हो। अगली बात समझ में, तो ओरल एविडेंस आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी उपमरी बात। अब यहाँ पे जो दो एक्सेप्शन पढ़े थे हमने, पहला एक्सेप्शन तो हमने देख लिया। पहला एक्सेप्शन क्या देखिए कि अन्य साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे, मतलब आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, और सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हो। पहला एक्सेप्शन ये हो गया। और दूसरा एक्सेप्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि यदि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लोक लिखित रूप में हो, ठीक है, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर की नियुक्ति हुई है जो वो लिखित रूप में की गई है ना, और यह दर्शित किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया। पहली चीज इसमें क्या बताता है कि उस लोक ऑफिसर की नियुक्ति हुई हो, लिखित रूप में हुई हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे यह भी दर्शित किया गया हो कि उसके विशिष्ट ऑफिसर की क्या किया हो, एक विशिष्ट ऑफिसर के नाते उसने वर्क भी किया हो। जैसे मैंने पुलिस ऑफिसर वाला एग्जाम्पल दिया कि पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है, उसको नियुक्ति भी हुई है और साथ ही साथ उसने क्या किया है, उस पुलिस ऑफिसर के नाते उसने एक काम किया है, जैसे चार्जशीट उसने पेश की मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे उसकी नियुक्ति के बारे में ना ये साबित कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जिसके द्वारा वो नियुक्त किया गया है, जिस दस्तावेज के माध्यम से, जिस लेख के द्वारा, उस दस्तावेज को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। ये पहली कंडीशन हो गई, यानी कि दस्तावेज यहाँ पे ओरल एविडेंस आप देख सकते हो कि भाई मैं इतने बैच का ऑफिसर हूँ, यहाँ पे इस रैंक में हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बता सकता है ओरली। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ कहता है कि अगर मान लीजिए कि जिन बिलों को भारत में प्रॉपर्ट मिला है, यानी कि कोई वसीयत बनी, विल बनी और उसको यहाँ पे कि भारत के किसी भी न्यायालय के द्वारा एक प्रॉपर्ट दे दिया गया है। ठीक है, बिल को एक प्रॉपर्ट दे दिया गया है। अब प्रॉपर्ट क्या होता है, प्रॉपर्ट एक प्रमाणित प्रति होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्टार्टिंग में बताया कि प्रोबेट क्या होता है, एक प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपी होती है जिसमें सील व हस्ताक्षर लगा होता है। सील और हस्ताक्षर कहाँ की होती है भाई, न्यायालय दे रहा है, न्यायालय दे रहा है अगर प्रोबेट, तो न्यायालय ही हस्ताक्षर करेगा, न्यायालय ही सील लगाएगा। अब जब यहाँ पे ये सारी चीज़ हो जाती है तो ये सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आता है, इसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। मैंने बताया था ना कि जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, अगर सर्टिफाइड कॉपी अगर कहीं लिखा है, ठीक है, प्रमाणित प्रति लिखी है, तो जरूर यहाँ पे लगा देना, टिक लगाना किसमें, सेकेंडरी एविडेंस पे, द्वितीयक साक्ष्य पे। आगे समझ में, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखे हुए हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि यदि कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का बयान, इन तीनों में से कोई भी एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट हो या फिर एक से अधिक दस्तावेज में अंतर्विष्ट हो, तो उन दोनों में धारा 94 समान रूप से लागू होगा।
अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। यदि सिर्फ एक को उठाते हैं, सिर्फ संविदा को उठाते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 पेज में इसको संविदा को बनाया, ठीक है। संविदा इन्होंने क्या की, 3 पेज में इन्होंने बनाया। पहले पेज में इन्होंने क्या किया, ए की लायबिलिटी बता दी, दूसरे पेज में बी की लायबिलिटी बता दी, लायबिलिटी एंड ड्यूटी बता दी, ए और ए की ड्यूटी और लायबिलिटी बता दी यहाँ पर, ठीक है। एक पहले पेज में, दूसरे पेज में। अब तीसरे पेज में क्या बताया है, तीसरे पेज में ये बताया कि अगर यहाँ पे ए और बी में से किसी ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट का ये पालन नहीं किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच किया, तो यहाँ पर तीसरे में बताया गया है कि क्या पनिश किया जाए, क्या कंपनसेशन दिया जाएगा जिसके द्वारा यहाँ पे ब्रीच किया जा रहा है। तो ये जो तीनों पेज में इन्होंने करवाया है, दस्तावेज में संविदा की है ना, वो तीनों पे समान रूप पे लागू होगी, ठीक है। यानी कि आपको वो तीनों पेज साबित करने पड़ेंगे, पहला पेज भी, दूसरा पेज भी, तीसरा पेज भी साबित करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें कि अगर मान लीजिए कोई संविदा हुई है, संविदा एक ही पेज में होगी, तो एक ही पेज में अगर हुई है तो सिर्फ एक ही पेज को साबित किया जाएगा, तो चाहे एक पेज में हो चाहे 3 पेज में हो आपकी कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों में समान रूप से लागू होगा, ठीक है। पहले वाले पेज में भी चाहे 3 पेज है तो उसमें भी समान रूप से लागू होगा। दैट मीन्स कि इसको भी साबित करना है, अगर 3 पेज में तो 3 पेज को साबित करना पड़ेगा। ये बात हो गई। इसका दृष्टांत देखिए, यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र साबित करने होंगे, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, ठीक है। और ए बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें 3 पेज में करवाया गया था। एक में लायबिलिटी ड्यूटी ए की बताई, एक में लायबिलिटी ड्यूटी किसी बी की बताई, और राइट्स एंड लायबिलिटी, और तीसरे में बता दिया उनकी ब्रीच करेंगे तो क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। यानी कि राइट्स और लायबिलिटी, क्या उनके अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ड्यूटी और लायबिलिटी दोनों एक ही हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल में समझ लीजिएगा। अब बात करें अगर दूसरे स्पष्टीकरण की, दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है, जहाँ की एक से अधिक मूल हैं वहाँ केवल एक मूल को साबित करना होगा। अब जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में यहाँ पे एक संविदा होती है, संविदा या फिर अनुदान या संपत्ति का बयान, कोई भी चीज़ ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं संविदा को एक पर्टिकुलर इस कॉन्ट्रैक्ट को उठा के लेके चल रहा हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, और यहाँ पे जब इन्होंने उस संविदा के दस्तावेज को एग्जीक्यूट किया, वो 2 प्रतियों में किया, ठीक है। दोनों मूल प्रति हैं, एक प्रति किसने रखा है, बी ए ने रखा है, और एक प्रति बी ने रखा हुआ है। तो जब दोनों प्रति एक ही है, सेम है, मूल प्रति है दोनों, तो यहाँ पे दोनों को साबित करने की जरूरत नहीं है, एक ही को साबित कर दीजिए। एक ही को साबित करेंगे तो दूसरा ऑलरेडी साबित होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मूल प्रति, दोनों सेम कॉपीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि अगर मूल 2 या 2 से अधिक है तो एक ही मूल को साबित किया जाए, एक ही ओरिजिनल कॉपी को साबित कर दिया जाए, तो बाकी सब तो ओरिजिनल ही है भाई ना। अगर एक साबित हो गए तो सभी साबित हो जाएंगे। आगे बात समझ में, ये हो गया। यहाँ पे दृष्टांत है कि एक विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो केवल एक को साबित करना पड़ेगा। अगर यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र है, अगर 3 सेट में है, 3 सेट में एग्जीक्यूट किया गया है, तो तीनों तो भाई एक ही है ना, तो एक को साबित कर दो तो 2 तो ऑलरेडी साबित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद स्पष्टीकरण। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, स्पष्टीकरण होता क्या है। स्पष्टीकरण ये होता है, जैसे सेक्शन 94 आपने पढ़ा, तो सेक्शन 94 में जो चीज़ें नहीं समझ में उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना, एलेबरेट कर देना, और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना। तो ये चीज़ क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, स्पष्ट कर देता है। तो ये इसके लिए होता है इसका स्पष्टीकरण, ठीक है। तो स्पष्टीकरण नंबर 3 क्या कहता है कि जो सेक्शन 94 में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्राइमरी एविडेंस दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर आप सेक्शन 60 की कंडीशन में फॉल करते हैं तो यहाँ पर आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, अगर कोई एविडेंस नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर सेक्शन 94 में जो तथ्य बताए गए हैं, जो संविदा, अनुदान या फिर उससे रिलेटेड जो भी तथ्य बताए गए हैं, अगर उससे भिन्न कोई तथ्य आता है, ठीक है ना, सेक्शन 94 के एलिमेंट्स है ही नहीं, तो फिर आप उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो धारा है इसकी ग्राह्यता का प्रमाण नहीं करेगा, यानी कि ये मना नहीं करेगा कि आप ओरल एविडेंस नहीं दो। जैसे खा द्वारा दिए गए धन की रसीद, यानी कि बी ने क्या किया, ए को एक रसीद देता है, यानी कि सुनो एग्जाम्पल इसको देते हैं, ए है
और बी, ठीक है। ए क्या करता है, बी को एक रसीद देता है और बी क्या करता है, उसको पेमेंट कर देता है, ठीक है। ए ने क्या किया, एक रसीद दिया और बी ने उसको पेमेंट कर दिया। अब जब यहां पे कहता है कि संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, यह साक्ष्य में ग्राह्य है। कैसे होगा ग्राह्य, देखो जब यहां पे उस रसीद को साबित करना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट को साबित करना पड़ेगा, तब आप डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य देखो। भाई इसने पेमेंट कर दिया, बस हो गया। तो पेमेंट कर दिया तो इसको ओरल एविडेंस द्वारा साबित कर सकता है, भाई इसने ओरल एविडेंस दिया कि हाँ मैंने संदाय कर दिया है, तो ये साक्ष्य इसमें ग्राह्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, ठीक है। यहां पे कहता है खास एक कतिपय निबंधनों पर का नील के परिधान के लिए लिखित संविदा करता है, यानी कि ए जो है एक और बी से एक संविदा करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस चीज के लिए, नील के परिधान के लिए। यानी कि ए कहता है कि मैं तुम्हें नील दूंगा, ठीक है। कितने टन नील देना है, कितने किलो नील देना है, वो इसमें ये भी नहीं बताया, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिखित रूप में हुआ, राइटिंग में हुआ। अब जो इन दोनों के बीच संविदा हुई है, उस संविधान में ना इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि खा ने यानी बी ने का को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था। अब मान लीजिए ये अभी तो इनके बीच में क्या हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसके पहले इनके बीच में क्या हुआ था, एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि ओरल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बी ने क्या किया, ए से नील का परिधान करवाया और बी ने क्या कर दिया था, पेमेंट कर दिया था। जो पेमेंट किया था उस पेमेंट के बारे में इस संविदा में, जो राइटिंग में संविदा हुई बाद में, उसमें यहाँ पे ये फैक्ट डाल दिया कि हमने एक संविदा, इन्होंने क्या किया था, मुझे पहले ओरल एविडेंस, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके लिए हमने इसे मूल्य चुका दिया है, यानी कि नील उन्होंने प्रदान किया, उसका हमने मूल्य चुकाया था, ठीक है। ये बाद वाले राइटिंग में जब हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरल एविडेंस दिया जा रहा है कि यहाँ पे कोई पेमेंट ही नहीं हुआ है। तो ये ओरल जो हो रहा है यानी पेमेंट नहीं किया गया है, ये तो ग्राह्य होगा, क्योंकि जो राइटिंग में हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। जो पहले का बताया जा रहा है कि उसके बारे में है, तो उसके बारे में तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, क्योंकि तो लिखित में तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पे ओरल एविडेंस ग्राह्य होगा। अब सेक्शन 92 आता है। सेक्शन 92 क्या, सेक्शन 94 क्या बता रहा था, 94 ये बता रहा था कि आप रिटर्न में अगर कोई दस्तावेज लेखबद्ध कर लिए हैं, रिटर्न में हो गया है, दस्तावेज के रूप में हो गया, तो आप दस्तावेजी साक्ष्य देंगे, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मौखिक करार का अपवर्जन, यानी कि जो ओरल एग्रीमेंट किया गया उसका अपवर्जन करने की बात करता है, ठीक है। जो ओरल एग्रीमेंट आपने कर लिया है। अब इसको डॉक्यूमेंट के इसमें देखते हैं, जब कोई शर्त या निबंधन जो कि संविदा के रूप में है, अनुदान के रूप में है और संपत्ति के अन्य बयान के रूप में, या फिर कोई बात जिसे विधि द्वारा अपेक्षित किया गया हो कि इसे रिटर्न फॉर्म में किया जाए, किस फॉर्म में किया जाए, लिखित में किया जाए। जब यहाँ पे अगर आपने ऐसे दस्तावेज क्या कर लिया, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया, रिटर्न फॉर्म में कर लिया, तो यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, जो धारा 94 के तहत साबित भी किया जा चुका है। आपने क्या किया, कोई संविदा बनाई, कोई अनुदान किया, कोई संपत्ति का बयान किया, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको रिटर्न फॉर्म में कर लिया, या फिर ऐसी कोई बात हुई जिसे विधि द्वारा बताया गया कि इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, तो आपने लिखित में कर लिया। और ये चीज सेक्शन 94 में ऊपर वाले सेक्शन में साबित हो चुकी है, ठीक है। तब यहाँ पे कहता है कि पक्षकारों को या फिर हित प्रतिनिधियों के बीच किसी भी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य निम्न के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी मौखिक करार अब यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यानी ओरल एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा, या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जाए, स्टेटमेंट को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया जाएगा। किस चीज के लिए, कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अनुदान किया, संपत्ति के बयान किया, कि उसमें आप निबंधनों को, उसमें जो शर्तें हैं उसमें आप खंडन कर सको कि नहीं, मेरा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट जो शर्तें हैं उसका मतलब ये नहीं ये था, ठीक है, हमने 1000 नहीं 1500 बोला था। ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते आप ओरल एग्रीमेंट के माध्यम से, या कोई स्टेटमेंट देके यहाँ पे ये नहीं कर सकते जो उसका निबंधन है उसका खंडन कर सको, ठीक है। उसमें कोई फेर फार करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ घटाने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए आप यहाँ पे एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट का क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूजन किया जा रहा है, ओरल एविडेंस का एक्सक्लूजन किया जा रहा है कि आप ओरल एविडेंस यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके भी एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 95, ठीक है, सेक्शन 95 को हम यहाँ पे बैरेक्ट में देखते हैं। तो बैरेक्ट में देखें तो यहाँ पे कहता है कि जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के बयान या किसी बात को जिसे विधि द्वारा अपेक्षित किया गया है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया जाए। अब यहाँ भी वही चीज़ आती है, रिटर्न फॉर्म में कर लिया गया है और सेक्शन 94 के तहत साबित भी किया जा चुका है कि यहाँ पे ये दस्तावेज के रूप में हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो यहाँ पे कहता है कि निम्न प्रयोजन के लिए इसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच, या तो जो पार्टीज है उनके बीच कहता है, या फिर पार्टी से अगर हो सकता है उनके कुछ उनके वजह से उनकी जगह पे उनके हित प्रतिनिधि आ गए हैं उस पार्टी में, तो उनके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी भी मौखिक करार का यानी कि ओरल एग्रीमेंट का बारे में कहता है, या फिर कथन का कोई भी साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। किस चीज़ के बारे में ग्रहण नहीं किया जाएगा, किस चीज़ के बारे में यहाँ पे कथन नहीं लिया जाएगा, ओरल एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे आप निबंधनों का खंडन कर सको, कि जो आपने शर्तें बनाई थी संविदा के बारे में, जो अनुदान के बारे में, वो चीज़ उसका खंडन करते हुए ये तो हमने किया ही नहीं था, भूल बस किया था, क्या किया था, उसमें आप फेरफार नहीं कर सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, कोई जोड़ नहीं सकते हो, उसमें घटा नहीं सकते हो। इस सारी चीज़ों के लिए ना आपका ओरल एग्रीमेंट रेलेवेंट नहीं होगा, ओरल एग्रीमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब अपवाद की बात करते हैं, कहाँ पे आप ऐसे तथ्य को साबित कर सकते हैं। अभी तो कहता है कि ऐसे एविडेंसेस को नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब किस तथ्य को साबित कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे पहला प्रोविजो आता है। प्रोविजो यहाँ पे एक अपवाद के रूप में है, 5-6 प्रोविजो हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला परंतु कहता है कि ऐसा तथ्य आप साबित कर सकते हो जो किसी दस्तावेज को अविधि मान्य बना दे, ठीक है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें आपको ओरल एग्रीमेंट के माध्यम से तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था आप कुछ ऐसे फैक्ट बता रहे हो जिसके माध्यम से आप उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही इनवैलिड घोषित करवा दे रहे हो, ठीक है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही इनवैलिड घोषित करवा रहे हो, तो वो तथ्य आप साबित कर सकते हो, भले आप ओरल दे रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे फैक्ट पेश किए हों कि आज सीधा आपके फेवर में ही डिक्री हो जाए या फिर आपके फेवर में आदेश आ जाए, तो आप ऐसे साक्ष्य दे सकते हो। तीसरा आता है कि हो सकता है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो आपने डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की थी, ठीक है ना, संपत्ति का बयान किया था, वो कपट के माध्यम से करवाया गया रहा हो, ठीक है, अवित्रास धमकी देके करवाया रहेगा, ठीक है, सम्यक निष्पादन का अभाव रहा, यानी कि प्रॉपर जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादन होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट का, अनुदान का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है। संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, यानी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन पक्षकारों के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो पक्षकार ही सामर्थ्य नहीं है, ठीक है ना, देख कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले क्या होनी चाहिए, जो पक्षकार हैं वो कैसे होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए, ठीक है ना, कैपेसिटी होनी चाहिए कर सके। जैसे मान लीजिए माइनर है, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होता है, ठीक है। मोहरी दास, बीबी राम, धर्मदास घोष, ऐसे आपने बहुत सारे केस सुने होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने केस लॉ बताए थे, ठीक है। या फिर मान लीजिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें प्रतिफल का अभाव, प्रतिफल ही ना हो, विधि का भूल हो या तथ्य की भूल हो, तो आपने जो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था, ठीक है ना, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 जो बात करता है आपको मिस्टेक के बारे में, यानी भूल के बारे में, तो वहाँ से अगर ये चीज़ आती है तो आप इसके बारे में साक्ष्य दे सकते हो, ऐसा तथ्य आप साबित कर सकते हो, ओरली आप दे सकते हो, ठीक है। वो उसके बाद आता है आपका कि दूसरा परंतु क्या कहता है कि ऐसा तथ्य जिसके बारे में दस्तावेज मौन हो, यानी कि ऐसे फैक्ट, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट जिसके बारे में दस्तावेज कुछ बोल ही नहीं रहा हो, ठीक है, दस्तावेज एकदम साइलेंट हो जाए, तो और जो निबंधनों से असंगत नहीं है, यानी कि आप जिस विषय को आप बता रहे हो वो विषय जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के या अनुदान के या आपके संविदा के जो संपत्ति का बयान हुआ रहा है उसके निबंधन में कोई असर नहीं डाल रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे उसका आप पृथक से मौखिक करार कर सकते हो और उसका अस्तित्व साबित कर सकते हो। जैसे इस यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि दृष्टांत यह है, बी को का एक घोड़ा बेचता है, ठीक है ना, यानी कि ए जो है बी को एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है, मौखिक रूप से क्या कहता है, मौखिक रूप से वारंटी देता है, भाई मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा घोड़ा है, तुम ले जाओ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है घोड़े में,
ठीक है ना, एकदम टनाटन चलता है, ठीक है, दौड़ता है, कोई भी इसके ना तो कुछ कमी है, सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मौखिक वारंटी दे देता है। अब खा को का इन शब्दों को लिखकर एक कागज़ देता है, ठीक है ना, खा को जो है बी को जो ए है एक कागज़ लिख के दे देता है। अब का से 500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा, ठीक है, का से 500 रुपये में, यानी ए से बी ने क्या किया, 500 रुपये में एक घोड़ा खरीद लिया। अब जो खा है यानी बी है, उसकी मौखिक जो वारंटी है उसको साबित कर सकता है, ओरल जो है उसको साबित कर सकता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्वभाव्य शर्त, यानी कि यहाँ पे आपने टीपी में भी पढ़ा होगा, टीपी में पढ़ा होगा प्रेसिडेंट कंडीशन होती है, अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो वहाँ पे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। एक होता है पाश्चिक, एक होता है पूर्वभाव्य, एक होता है पाश्चिक, ठीक है, दोनों चीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे पूर्वभाव्य शर्त गठित करने वाले मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा, यानी किसी व्यापार को शुरू करने से पहले एडवांस देने जैसे शर्त हो जाती है। जैसे अब मान लीजिए ए है, एक व्यापार करना चाहता है बी से, ठीक है ना, कोई एक डील करता है, क्या कि मान लीजिए ये ए कहता है कि मुझे 1 टन स्टील चाहिए, कितना चाहिए, 1 टन। अब यहाँ पे बी ने क्या कहा कि भाई तुम्हें 1 टन स्टील तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे देने से पहले कुछ एडवांस आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या गठित कर दी, तो यहाँ पे एक जो पूर्वभाव्य शर्त है इसके बारे में ना एक साक्ष्य दिया जा सकता है कि भाई मेरी तो एक कंडीशन थी। अगर ये कहता है कि यहाँ पे बी से मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, बी ने क्या किया, ब्रीच कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो भाई बी भी तो यहाँ पे कह सकता है ना, ओरल एग्रीमेंट का अस्तित्व साबित कर सकता है ना कि भाई अब मैंने तुमको कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडवांस आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद 1 टन स्टील आपको सप्लाई किया जाएगा। ये हो गई आपके पूर्वभाव्य शर्त। वहीं अगर हम बात करें पाश्चिक मौखिक करार की, तो पाश्चिक मौखिक करार का यहाँ पे इसका अस्तित्व साबित किया जा सकता है बाद में अगर कुछ करना हो, जैसे कि एक अनिश्चित घटना के लिए क्या किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे ए है, ए और बी एक संविदा कर लेते हैं। क्या संविदा करते हैं कि एक अनिश्चित घटना, जब यहाँ पे जो इन्होंने कार्य कर रहे हैं ये ए और बी, और जो कार्य कर रहे हैं अगर अनिश्चित घटना घटी, ठीक है, तो वहाँ पे जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रभावशील हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक पाश्चिक मौखिक करार कर रहे हैं ये, कि अगर बाद में अगर कुछ हुआ, अनिश्चित घटना घटी, तब यहाँ पे बात आती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इसको साबित किया जा सकता है। और जो विधि, परंतु यहाँ पे एक चीज़ साबित नहीं किया जा सकता कि अगर विधि द्वारा ही अपेक्षित है कि ऐसी संविधान द्वारा संपत्ति के बयान लिखित हो और दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका हो, तो इसको साबित नहीं किया जाएगा ओरली, ठीक है। लेकिन अगर मौखिक पाश्चिक मौखिक करार है, इसको साबित किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें प्रथा या रूढ़ी के बारे में, अगर ऐसी प्रथा या रूढ़ी जो आपके संविदा में या अनुदान में या कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है और आपने संविदा कर ली, ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्मली आपके जब यहाँ पे आप संविदा किए हो जिस चीज़ के लिए, अगर वो चीज़ करते समय अगर प्रथा या रूढ़ी जनरली आप चलाते हो, तो फिर आप उसको बता सकते हो, उसके बारे में साक्ष्य दे सकते हो। लेकिन प्रथा या रूढ़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने संविदा की है उसकी शर्तों से असंगत हो जाए, शर्तों का उल्लंघन करने लगे। ऐसी प्रथा यहाँ पे ऐसी प्रथा या रूढ़ी का आप साक्ष्य नहीं दे सकते हो। लेकिन ऐसी प्रथा या रूढ़ी जिस संविदा के जो शर्तें हैं उससे असंगत नहीं है, तो आप इसका साक्ष्य दे सकते हो, ठीक है। अब बात आती है परंतु नंबर 6 की। यहाँ पे कहता है कि ऐसा तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आप जो यहाँ पे भाषा यूज किए हो दस्तावेज में, जो आप दस्तावेज लेखबद्ध करते समय, यानी जो संविदा आपने की दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया, और जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा का क्या मतलब था, ठीक है। अभी आप जो बता रहे, जो तथ्य बता रहे हो, कि आप जो फैक्ट बता रहे हो, वो फैक्ट आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट वाले भाषा से किस प्रकार से संबंधित है, वो आप ये साबित कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे रिलेशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तभी आप उसको साबित कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे साबित नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे एक केस था, पुराना केस है, इंडियन एविडेंस एक्ट जब हमारा पहले वाला था। यहाँ पे कहता है भंवर बाई प्रेमा भाई बनाम बाई बहाली, ठीक है।
अब यहाँ पे इसमें क्या ऐड किया गया था कि सेक्शन 91 और 92 क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अब ये केस 91 92 क्यों लिया? 91 92 पहले वाली धारा है, यानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा पुराना वाला था वहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, सेक्शन 94 और 95 है, तो ये भी एक दूसरे के पूरक। ठीक है, तो केस तो वहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 94 और 95 भी एक दूसरे के, यहाँ पे कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है पुराने वाले इंडियन एविडेंस से और यहाँ पे तो कोई चेंजेस ज़्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम सेक्शन 96 से पढ़ेंगे 103 तक के प्रोविजन।